बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूं एतजाद नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक हुई है और उसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें बिलखसूस ये है कि आवाम को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर उसकी हिकमत अमली के हवाले से बात हुई है और इसके अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को भी डिस्कस किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अफ़गान सूरत हाल और उसमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसका भी जिक्र किया है और इसके साथ साथ उन्होंने अपने राब्तों के हवाले से भी जिक्र किया। शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने TTP के हवाले से जिक्र किया कि तालिबान के साथ उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अफ़गान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में TTP के हवाले से जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, यकीन दहानी करवाई गई है। इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है उसका जिक्र करेंगे। बिलखसूस पंजशेर का इलाका जो पूरी वादी है उसमें तालिबान और मज़ामती फ़ौज के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है और मज़ामती फ़ौज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो इलाका अभी तक उन तालिबान के कब्ज़े में नहीं आया, तालिबान इसको मुस्तरद कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी दावा किया मज़ामती फ़ौज की जानिब से कि 300 तालिबान को मारा गया है, जबकि तालिबान इसको मुस्तरद कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल का भी, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने बिलखसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर जॉइंट सेशन की तजवीज़ दी है। इससे पहले भी सियासी तौर पर यह तजवीज़ सामने आ चुकी है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे, रिपोर्ट सामने आ गई है लाहौर में मीनार पाकिस्तान वाक़े की, जिसमें कुछ अहम अफसर के नाम भी सामने आए हैं और कुछ गिरफ्तारियों का भी जिक्र किया गया, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जातरीन साहब, सबसे पहले तो ये बात कि आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बैठक हुई है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस किया गया, ज़ाहिर है बड़ा फोकस था उस पर, उसको हम इन डिटेल बात करते हैं। लेकिन पहले ये कि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है और इस पर गौर किया जा रहा है कि आवाम को अपनी 3 साला कारकर्दगी पर कैसे एतमाद में लिया जाए। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं नकी साहब, जो आपने हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी का जिक्र किया वो तो ऐसे ही है कि हमारे सामने हैं। इस 3 साला कारकर्दगी में हुकूमत ने गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, मैं समझता हूँ इसके अलावा कीमतों में इजाफ़ा और सेहत के हवाले से जो कोरोना के हवाले से जो हमारे अस्पतालों पे बोझ रहा, कोई किसी भी शोबे में मुआशी सूरत हाल आप देख लें, और फिर 5 अगस्त को जो कश्मीर पे जो कुछ हुआ वो आप देख लें। ये सारी चीज़ें देखकर हुकूमत की कारकर्दगी कोई इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लग रही कि कोई अच्छी हो या आवाम को कोई ये कहा जाए कि जी कोई बड़ी कामयाबी ऐसी हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत के पास फिर हुकूमत जो 3 सालों में एहतसाब हुआ इस हुकूमत के दौरान, और उस एहतसाब जितने भी केसेस बनाए गए, उन केसेस के जो बख्शे उधेड़े गए आला अदालतों में, और उनके जजेस ने जो कुछ कहा वो भी इस 3 साला दौर में हुआ। जैसे आसफ सईद खोसा साहब ने ये कहा था कि हम बतौर इदारा ये समझते हैं कि जनाब नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, एक से एक चीज़ जो आई है उसमें हुकूमत की एंड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर हुकूमत ये कहे कि जी हमने ये वाली बात कही, हमने ये किया, हमने ये कहा और ये हमने आवाम को रिलीफ दिया और ये हमारे एंड पर हैं। देखें मियां जो वादे किए गए उसकी तकमील मैं समझता हूँ कि जो 136 दिन गालिबन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो डी चौक पे खड़े होकर जो आवाम को ख्वाब बेचते रहे, उन पर तो कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वो कहाँ गए? करोड़ों नौकरियाँ और लाखों घर। गरीब आदमी कुछ नहीं, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि हर रोज़ महंगी हो रही हैं। आप इस हफ्ते कोई दवाइयाँ लेने जाएं, इस हफ्ते कोई चीज़ें लेने जाएं, उसके बाद 1 हफ्ते बाद दोबारा आप वहाँ जाएं। जब आप दोबारा जाएंगे तो पता ये चलेगा कि चीज़ें जनाब और महंगी हो गई हैं। तो इन 3 साला दौर में मेरा ख्याल में हुकूमत की कारकर्दगी मेरी नज़र में कोई इतनी बेहतर नहीं रही। अगले 2 साल में कोई इनके पास चांस है कि 2 साल अभी टाइम पड़ा हुआ है, उसमें कोई सूरत हाल को बेहतर करें। बज़ाहिर अभी तक जो हुकूमती इक़दाम हैं, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा, गैस की कीमतों में इजाफ़ा, पेट्रोल में इजाफ़ा, ठीक है जी, और हर चीज़ में इजाफ़ा, महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। और इस हुकूमत ने 3 सालों के दौरान कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया, कोई बड़ा मंसूबा नहीं किया। जैसे मियां नवाज ने मोटरवेज़, शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रोज़ बनाई,
इन्होंने ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं अच्छा किया। ये जो तो ये क्या दिखाएंगे नहीं, तो फिर ये बिल्कुल ये एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है कि फिर जब आवाम को एतमाद में लेने के लिए कुछ तो बताना होगा ना। क्या इसकी जस्टिफिकेशन दी जाएगी, महंगाई की जस्टिफिकेशन दी जाएगी, मंसूबों के हवाले से कोई जस्टिफिकेशन, क्योंकि डैम्स का बार बार जिक्र कर रहे हैं वज़ीर आज़म, ये बहुत पहले लग जाने चाहिए थे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इस हिकमत अमली में ये तय हुआ है कि एक तो वज़ीर आज़म ये बात करेंगे आवाम को एतमाद में लेने के लिए, और बिलखसूस फिर पंजाब में वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी आवाम को एतमाद में लेंगे, उनको भी ये टास्क सौंपा गया। देखें 3 साल से जस्टिफिकेशन एक ही है इनके पास कि साबका हुक्मरान जो थे वो चोर थे, वो डाकू थे, वो लूट के ले गए, और जनाब हमने उनको पकड़ा और उनको जेलों में डाला, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देख रहे थे और वो जहाज़ पे बैठ के चले भी गए। आज तक लंदन में हैं, वहाँ उनके जो बच्चों की और उनके नवासों की शादियाँ हो रही हैं, वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। क्या कर लिया है? कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि ना तो एहतसाब के हवाले से कुछ नहीं हुआ। ठीक, किसी भी हवाले से मेरी नज़र में इनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। क्या आवाम को बताएंगे? बेहतर करने के लिए इनके पास टाइम है, 2 साल पड़े हुए हैं, ये करें ताकि आवाम जो है, जो बिजली के बिलों की वजह से, गैस के बिलों की वजह से, पेट्रोल की कीमतों की, दवाइयों की वजह से, आटा खाने पीने की जो और चीज़ें हैं उनकी कीमतों से बहुत परेशान है, उन्हें कोई रिलीफ दें। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा जिक्र करते हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज यकीनी तौर पर ब्रीफिंग भी दी, और इसमें उन्होंने ये बात की है आज गुफ्तगू करते हुए कि जनाब उनके राब्ते हैं करीबी ममालिक से, और जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसमें तब्दीली आ रही है, आइंदा 48 घंटों में मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से इस खित्ते के अहम ममालिक से जो है वो राब्ते कर रहे हैं, जबकि इंडिया के हवाले से उन्होंने तनकीद की कि वो बग़ैर तस्दीक के बातें कर रहा है, और इंडिया कह रहा है कि मेरा कोई काबुल का दौरा है, मैं काबुल नहीं गया, मेरी यहाँ पर कुछ अहम मीटिंग्स हो रही हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, नंबर 1 जो इंडिया है वो हमारा दुश्मन है। इंडिया सारी सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश करेगा, वो कर भी रहा है, और उसकी ये कोशिश होगी कि अफ़गानिस्तान में जो है ना अमन ना हो पाए, अफ़गानिस्तान में वारलॉर्ड जो हैं वो आपस में लड़ें, को खून रेजी हो, और अफ़गान कौम जो 40 साल से लड़ रही है, उनकी 2-3 नस्लें जो हैं वो ईंधन बन गई हैं उस लड़ाई और उस जहाद का और उस फसाद का। तो वो इंडिया ये कोशिश करेगी कि वो उनसे वो निकल ना सकें। इंडियन हुकूमत, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, राव ये कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हों, इसमें तो कोई दो राय नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने, वज़ीर ख़ारजा ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बातें ठीक कही हैं कि वो जो है ना झूठी ख़बरें और मीडिया ट्रायल और ये सारा कुछ मीडिया वार वो चलाते रहेंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की अभी तक अपनी उनकी कारकर्दगी देखें, सिवाय अल्फाज को चबा चबा के बोलने से तो कामयाबियाँ नहीं मिलती ना, कि आप अल्फाज को चबा चबा के बोलें और स्टाइल से बोलें और ये कर दिया। भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है? ये पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़ारजा रहे, ये अभी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, और आप यकीन माने कि पाकिस्तान की जब ख़ारजा वज़ीरों की कारकर्दगी लिखी जाएगी तो ये आखिरी नंबर पर होंगे। सही। मैं ये समझता हूँ कि इन वज़ारत ख़ारजा से जो तवक्कुआत थी इस पूरी कौम को, वज़ीर ख़ारजा वो परफॉर्म नहीं कर पाए, चाहे कश्मीर की सूरत हाल हो, चाहे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हम इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, कोई तसादम ना हो, और अफ़गानी अवाम जो है जो वो चाहे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जिसको मुंतखब करे वो हुकूमत करे। बिल्कुल ठीक है, इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बिलखसूस वज़ीर दाखिला ने एक बयान दिया है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिक्र करेंगे वज़ीर दाखिला के बयान का और इसके साथ साथ वादी पंजशेर का। सबसे पहले तो सजाद तरीन साहब, ये बात की गई वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से कि तालिबान ने अफ़गान सरज़मीन जो है वो कलअदम TTP के लिए इस्तेमाल ना होने के हवाले से यकीन दहानियाँ में करवाई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में दहशत गर्दी के जो वाक़यात होते रहे उसमें कलअदम TTP का नाम सर फहरिस्त था, फिर उसे बैन किया गया और उसके ख़िलाफ़ फिर हमारी आर्मी ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि ये एक अहम पेशरफ्त है हमारे वज़ीर दाखिला की जानिब से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत अहम पेशरफ्त है। हमने दुनिया को नहीं देखना, हमने अपने मुल्क को महफूज करना है, हमने अपनी आवाम को महफूज करना है। देखें, जो जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़माने में जहाद हमने शुरू किया, उस जहाद के तबाहकुन नताइज हमारे मुल्क पर मुरतब हुए, और बदकिस्मती हमारी ये है कि जब जहाद शुरू हुआ उस वक्त भी शेख रशीद साहब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ और हुकूमत में थे और वज़ीर थे और वज़ीर इत्तलात थे, और उस वक्त भी बहुत कुछ थे।
और जब जहाद ख़त्म हुआ और जनाब ये मामला सेटल हुए, रशिया भी गया, अमेरिका भी शिकस्त खा गया, शिकस्त खुर्दा होकर यहाँ से गया और इबरतनाक शिकस्त हुई है, तो उस वक्त भी शेख रशीद साहब जो हैं वो मौजूद हैं और वो उस वक्त अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते थे कि ये जहाद नहीं ये फसाद है, उस वक्त उनके खिलाफ भी बात होती थी। आज भी अगर वो बात करते हैं तो उनको ये कहा जाता है, वली खान साहब ने तो उस वक्त कहा था, उन्होंने कहा था ये जहाद नहीं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, वली खान साहब ने ये कहा कि ये जहाद नहीं ये फसाद है। मीर गौस बजिंजो ने ये कहा कि जो बंदूकें आप तैयार करके अफगानिस्तान भेज रहे हैं, जब ये वापस आएंगी तो गली मोहल्लों में कत्लेआम होगा, फिर वही हो। ठीक है, अच्छा, हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए एनपी के मारूफ रहनुमा जाहिद खान साहब मौजूद हैं। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, एक तो हम बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब ने यह कहा है कि उन्होंने तालिबान से यकीन दहानी ले ली है कि टीटीपी जो है वो अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेगी। एक तो मैं इस पर आपका कमेंट चाहूँगा और इसके बाद मैं अफगानिस्तान की सूरत हाल से भी बात करना चाहूँगा। पहले ज़रा इसका जवाब दे दीजिएगा, ये यकीन दहानियाँ इस वक्त जो हमें करवाई जा रही हैं, क्या आइंदा हम खुद को महफूज तस्वुर करें? मैं समझा नहीं कि आप क्या सवाल करें, क्योंकि आवाज कट के आ रही थी। अभी सही हो गया? मेरी आवाज ठीक, मेरी अब आवाज ठीक आ रही है खान साहब? ये अभी सही आ रही है मुझे। अच्छा, जाहिद खान साहब, वजीर दाखिला शेख रशीद ने यह कहा है कि उन्होंने तालिबान से ये यकीन दहानी ले ली है पाकिस्तानी हुकूमत ने कि टीटीपी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। क्या समझते हैं आइंदा के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए मौजूदा सिचुएशन में? देखिए, शेख रशीद की कौन सी बात पे यकीन करे, वो तो एक मसला है। ये मसला जब मौलाना फजल रहमान के मदरसों से तालिबान एहतजाज के लिए निकल आ रहे थे तो कहते कि ये मदरसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक तरफ तो मदरसों की ये मुखालिफत कर रहे थे, दूसरी तरफ मदरसों की ये फेवर कर रहे हैं। तो ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी तजज्जुब का शिकार है, पॉलिसी है ही नहीं इनके पास। और उससे क्या गारंटी लेगा, क्या उससे गारंटी लेगा उनको वो जो टीटीपी है, टीटीपी को तो ये लोग खुद, इमरान खान जब आया था आपको याद होगा, तो परवेज खटक को उसने कहा था कि आप पेशावर में उसको ऑफिस बनाने दे। और अभी जो वहां से जेलों से रिहा हो गए वो कहाँ गए टीटीपी वाले? वो शोरे पाकिस्तान में आ गए। हालात अभी आप देखते जाने ना, अभी आपने देखा ग्वादर में क्या हुआ, अभी इधर गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ। तो ये चीजें तो अभी फिर शुरू हो जाएंगी। ये ऐसा नहीं है कि क्या वो जो तालिबान है उनके पास इतना फोर्सेस है कि सब चीजें कंट्रोल करेगा, मेरे ख्याल में नहीं। उसके वजह ये कि अभी देखें, ये 1904 में नहीं है, 1904 में कि तालिबान में यही तक कि अफगानिस्तान पे अंधेरा था और ये खबर बाहर जा नहीं रही थी। अभी सोशल मीडिया है, अफगानी पूरे दुनिया में फैल चुके हैं और अभी आप देखिए खवातीन और बच्चे वहां उनके खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। तो एक तरफ तो आप अपनी यहाँ की बात करें, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भी एक सिलेक्टेड बैठा हुआ है। अगर ये सिलेक्टेड जो है जो बैठा हुआ है, अगर इसके खिलाफ बात कोई करते एहतजाज करे तो कहते हैं कि ये ज्यादती है। लेकिन वहां पे चाहे जिस तरह भी था, एक हुकूमत थी, ये सब मुमकिन था कि हम रोज अव्वल से कह रहे थे कि देखिए, अगर आप जहां पे दहशतगर्दी से या बंदूक की ताकत के ऊपर कब्जा करोगे तो उसका सूरत हाल ये नहीं होगा। तो इसलिए फिर आप उनको भी जो ये इख्तियार देते कि वो बंदूक के जरिए, तो फिर आप कैसे उसको रोक सकेंगे? क्या जाहिद खान साहब, ये इतलात आ रही हैं, पहले तो ऐसे लग रहा था कि कोई खून रेजी नहीं हो रही, कोई बड़ा कत्लेआम नहीं हो रहा। अब ऐसे लग रहा है कि हालात फिर एक तरफ तसादम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे फिर ग्रुपिंग हो गई है और ये तालिबान और दूसरी फोर्सेज जो हैं वो आमने सामने हैं। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अफगानिस्तान के वक्त के साथ साथ थोड़ी चीजें सामने आ रही है। अमेरिका ने क्या सौदा किया था, क्या वो सौदा उसकी सही रही या गलत रही? क्योंकि हम समझ रहे थे कि अमेरिका ने एक सौदा कर चुके हैं और जो हुकूमत थी वो शायद उनके जो लोग भी देखिए, अब्दुल्ला वहां बैठा हुआ है, आपके करजई साहब उधर बैठा हुए, आपके गुलबदीन हकमतियार उधर बैठा हुए, सिर्फ अशरफ गनी निकल गया है। तो वहां पे अभी इसी सूरत हाल है कि कोई भी उनको इस हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है। गोली चला रहे लोग, अपने शहीदों के लाशें उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और जहां तक आपने नादर इलाज की बात की, जाहिर है कि तालिबान को नादर इलाज तो किसी सूरत में कबूल नहीं करेगा। अगर उसने वक्ती तौर पर कहीं भी कब्जा कर लेगा तो ये हम बहुत पहले कह रहे थे, ये सिविल वार शुरू हो जाएगी। और उसका रिजल्ट अभी आप समाज आज देख रहे हो। आज ये पंशेर में गए, अभी कितने लोग उनके
मारे, और अगर जाएंगे तो वो मारेंगे। जब मारेंगे तो हर जगह पे ये खून खराबा शुरू हो जाएगा, और सब जितने भी वहां पे सूबे है जो रूस के साथ मिलते हैं, ताजिकिस्तान से मिलती है या ईरान से मिलते हैं, तो वो तो इस कट्टरपन के तो खिलाफ है। तो आप मुझे बता दें कि फिर खाना जंगी नहीं होगी तो और क्या होगा? जब हम नहीं, जाहिद खान साहब, ये पंजशेर में जो कुछ हो रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि खून रेजी ना हो, इस पे आप क्या कहते हैं, क्या किया जाए? देखिए जी, अगर आप सजाद तरीन साहब बहुत पहले कह रहे थे कि अगर आप बंदूक के जरिए आप अपने आप को मुसल्लत करोगे तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस होगा। जाहिर है कि फिर खून खराबा तो होगा। वो तो और बात है कि फौज ने कैसे असलाह डाल ली या क्या हो गया या कमांडर बिके या क्या हो गया, वो तो एक अलग दास्तान है। लेकिन ये अब कैसे रोकेगा? ये तब रोकेगा कि आपके यहाँ पे अभी वो कहते कि जी हम चुनाव वो नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। इनको चाहिए थे पहले ये ऐलान कर देते कि हम एक मखलूत हुकूमत बनाते हैं और अफगानिस्तान में नए सिरे से इंतखाब करवाते हैं ताकि पूरा अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक साइड पे चले जाए। उन्हें उन आईन को खत्म कर दिया जो आईन बना था, अच्छा था या बुरा था, पहले तो आईन नहीं था। अब ये हमें अपने आईन तो बता दें कि इनके पास कौन सा आईन है, किस तरीके से ये मुल्क को चलाएगा। तो आप जाहिद खान साहब ये बताएं, क्या आप ये कोई नया आईन बनाएंगे और ये जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं उसकी क्या शक्ल होगी, उसका तश्कील का तरीकाकार क्या होगा? कई दिन हो गए हैं लेकिन अभी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही, इसकी ताख़ीर की वजह क्या है? देखिए जी, उस वक्त तो एक बंदा था जो अपने आप को, जो पाकिस्तान ने उसे किया था, जो हमारे उसके क्या था कि वो जो मुल्ला उमर था जिसको अमीरुल मोमिनीन बनाया था। अभी तो इनमें से ऐसा कोई बंदा तो नहीं है ना। अब जो नहीं है तो जाहिर है कि उसकी हुकूमत नहीं बन रही, और हुकूमत बनेगी तो उसका ढांचा कैसे होगा? उसने जो वहां पे जितने भी ब्यूरोक्रेसी एक बन गई थी उसको खत्म किया। देखिए 96 से पहले अफगानिस्तान एक कबायली माशरा था, उसके बाद ये 20 साल में वहां पे तरक्की हुई, लोग एजुकेटेड हुए, लोग बहुत पढ़े, बाहर चले गए, अब लोगों में शऊर है। वो चीज वो लोग नहीं मानते जो ये लोग अभी कर रहे हैं, इस वक्त ये कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल को अवाम तस्लीम नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया आज़ाद खान साहब, और कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे कि आज शाहिद खाकान अब्बासी ने गुफ्तगू की है और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर मौजूदा हुकूमत को जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए। गैर मामूली सूरत हाल है और पार्लियामेंट को अहमियत देनी चाहिए। जातरीन साहब, मेरे ख्याल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ये तजवीज़ आप क्या समझते हैं, जस्टिफाइड है कि बुलाना चाहिए जॉइंट सेशन? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा है। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे जो बालादस्त इदारा है, जो सुप्रीम इदारा है, वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में कानून साजी बनती है, सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करती है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से बालादस्त इदारा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी चंद रोज़ पहले कहा है कि एक मुश्तरका इजलास होना चाहिए। देखें, बात ये प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो पार्लियामेंट को अहमियत दें। पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठे होते हैं और वहाँ कौमी दानिश बैठी होती है, वहाँ इश्यूज़ बताए जाएँ। हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और पार्लियामेंट के इजलास में आप बातचीत करें, आप बताएं कि अब हमारी क्या पॉलिसी होगी, हमने क्या क्या तैयारियाँ कर रखी हैं। अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो रोज़ तब्दील हो रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। अभी तक वो गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा है। उसका इम्पेक्ट जो है, ये छोटे मोटे वाक़यात जो हो रहे हैं हमारे मुल्क में, क्या उनका इम्पेक्ट है, कोई और वजह है, हमारा दुश्मन क्या कर रहा है, उसे हम काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मुश्तरका पार्लियामेंट का जो इजलास है वो इन कैमरा भी हो सकता है, जिसमें मीडिया ना हो और सिर्फ जो है मतलब हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो भी आके ब्रीफिंग दे सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत क्या हिकमत अमली कर रही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, मुश्तरका इजलास बुलाना चाहिए, वहाँ पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए और बताना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया पे हुकूमत नहीं कह सकती। आपको लग रहा है हुकूमत का ये मूड? हुकूमत का मूड नहीं लग रहा जी, हुकूमत का मूड नहीं लग रहा। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत हर मामले में ख़ुद ही जो मामलात को हैंडल करना चाहती है। पार्लियामेंट को ना उन्होंने कश्मीर के इशू पर लिया था एतमाद में, ना अब ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बज़ाहिर नहीं लग रहा, जब तक कि कहीं और से जो ताकतवर हल्के हैं हमारे मुल्क में वहाँ से कोई इशारा या दबाव ना हो, तो इस हुकूमत का नहीं लगता कि पार्लियामेंट का मुश्तरका को इजलास बुलाएं और वहाँ कोई ये अपोजिशन की जो बात है उस पर कोई अमल दरामद हो। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने फिर वही बात की इंतखाबात के हवाले से कि वो तो यही कहते हैं ना कि पहले तो ये भी तय किया जाए कि वोट को इज्जत देनी है या फिर चोरी करनी है। आपको पता है वो EVM के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला जो है, इस पर रोज़ाना
वज़रा की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं कि अपोजिशन उससे, चूँकि वे ठप्पा माफिया है इसलिए इससे भाग रहा है। आपको याद होगा मैंने एक फ़रतुल्लाह बाबर साहब का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने ये कहा कि जिस मुल्क में RTS सिस्टम बैठ जाए उस मुल्क में हम कैसे ये यकीन कर सकते हैं कि जो वोट मुझे पड़ेंगे वो आपकी तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेपर पर ठप्पा लगाना तो उसको किसी हक में तो किसी दूसरे के हक में तब्दील करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये तो एक क्लिक है और आपके पास पीछे बैठा सिस्टम निज़ाम आपके हाथ में होगा, जिसके वोट चाह के जिधर मर्जी कर दें। तो इस सूरत हाल को जो हुकूमत करने जा रही है, मेरा नहीं ख्याल अपोजिशन इसको मानेगी। और शायद ये अगर हुकूमत ने ज़िद की कि इसी पर इलेक्शन होंगे तो शायद हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फिर अपोजिशन कोई सफ़ बंदी करे या कोई एहतजाज करे। अभी बज़ाहिर जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें नहीं लग रहा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग वाली मशीनों का इस्तेमाल है ये आइंदा इलेक्शन कराने पर अपोजिशन इस पर रजामंद हो। अच्छा, अपोजिशन रजामंद होगी क्या? हुकूमत के पास नहीं है ऑप्शन, क्योंकि वो तो बज़िद दिखाई देती है इस वक्त हुकूमत का। तो ये मोड लग रहा है कि वो हर सूरत इसको है। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, हर हुकूमत जो होती है ना वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जो होती है उसका एक दबाव मौजूद होता है और वो दबाव बरकरार रहता है। तो मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी अपोजिशन की मौजूदगी में हुकूमत कोई ऐसा कर पाए, लेकिन ऐसा हुआ भी। और अगर हुकूमत अगर होता रहा है, बिल्कुल ठीक है, अगर हुकूमत ऐसा करेगी तो फिर यार नुकसान ज़्यादा होगा। नुकसान किस नौयत का? हुकूमत का नुकसान होगा। अच्छा। हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होंगे, हुकूमत के लिए मतलब ज़्यादा। क्या हुकूमत अपोजिशन मज़ामत करेगी हुकूमत के सामने? देखिए मैं आपको ऐसा लग रहा है, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है कि मज़ाहमत जो है ना, अगर मैं कहूँगा मज़ाहमत करेगी तो आप कहेंगे ये अपोजिशन ने पहले कौन सी मज़ाहमत की? ये आपका क्वेश्चन, ये मेरा सवाल यही। मैं आपको अर्ज़ करूँ ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा ताकतवर आदमी जिसने इलेक्शन पहले अनाउंस कर दिए, 2 महीने पहले, उसको कोई सोच में नहीं सकता था कि ऐसी मूवमेंट चलेगी, और फिर ऐसी मूवमेंट चली कि यहाँ पहिया जाम भी हुए और सब कुछ हुए। फिर देखें बात यह कि बदलते हुए हालात में अचानक ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि जो आदमी हुकूमत समझ रही होती है कि मूवमेंट नहीं चल सकती, अपोजिशन कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो उसमें अपोजिशन बहुत कुछ कर जाती है, फिर बहुत सारी मसाइल पैदा हो जाते हैं हुकूमत के लिए। अच्छा, ये एक वाक़या थोड़ा सा जिक्र करते चलें। मीनार पाकिस्तान का नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, उसकी खबरें में हम सब के सामने हैं, आपके भी सामने थी, तो उस हवाले से बजाते खुद वाक़या का भी कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि कोई इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसके बाद आला पुलिस अफसरान, बिलखसूस जो DIG ऑपरेशंस हैं साजिद कियानी साहब और दीगर आला पुलिस अफसरान जो हैं, उन पर यह जिम्मेदारी आयद की गई और उनको ओहदे से हटा दिया गया। अच्छा, एक तो वाक़या मतलब मैं समझता हूँ कोई खुशगवार नहीं था, वो अफसोसनाक वाक़या था, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी जो साजिद कियानी साहब हैं जी, मैं साजिद कियानी साहब को उस वक्त से जानता हूँ जब वो चौधरी निसार अली खान की टीम में थे। चौधरी निसार अली खान के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब शाहिद खान बहुत मजे हुए मतलब ब्यूरोक्रेट्स थे, लेकिन वो बतौर सेक्रेटरी दाखिला नहीं चल सके। चौधरी निसार अली खान तो बर्दाश्त नहीं करते थे किसी गैर जिम्मेदार आदमी को या किसी ऐसे आदमी को जो जिम्मेदारी पूरी ना कर सके। लेकिन चौधरी निसार अली खान के साथ साजिद कियानी साहब ने काम किया, न सिर्फ उनकी टीम में काम किया, फिर वो SSP इस्लामाबाद भी रहे और उन्होंने परफॉर्म किया। ये उस वक्त की बात है जब साजिद कियानी साहब SSP इस्लामाबाद थे तो इनाम गनी साहब डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद थे। तो मैं ये समझता हूँ कि साजिद कियानी साहब एक बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं, बहुत धनदार ऑफिसर हैं और बहुत काम करने वाले कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ मतलब कह देना कि जी आप उनको हटा दिया जाए। देखें बात ये ठीक है कि DIG ऑपरेशन चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त माहौल आप देखें कि मुहर्रम था, अशूरे के दिन करीब थे और वहाँ मतलब सिक्योरिटी के इंतज़ाम, दूसरी जगह पर इंतज़ाम, कहीं कोई पुलिस वाला कोई ड्यूटी से आगे पीछे हो गया होगा। लेकिन ये कह देना कि जी डिप्टी में हम अपना क्या नाम है DIG ऑपरेशन जो हैं वो साजिद कियानी साहब को भी हटा दें, फलां को SSP ऑपरेशन मैं समझता CPO भी लाए थे, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह जो है ना अफसरान में बदली पैदा होती है। जो साजिद कियानी साहब थे वो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की पंजाब में, बहुत अच्छी उनकी लाहौर में और इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत अच्छी कारकर्दगी जा रही थी, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह देख रहे थे। तो इस तरह मतलब, और फिर चौधरी निसार अली खान जैसे मैंने जिक्र किया, चौधरी निसार अली खान तो तसव्वुर भी ना करें ना कि मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री की खुद उस वक्त वेट करता रहा हूँ, वो तसव्वुर ही ना करें कि कोई आदमी उनके साथ काम करे और वो ज़रा इधर को गड़बड़ कर सके या एक लम्हा लगाते थे फारग कर देते थे। तो और आपको पता है चौधरी निसार अली खान जैसे दबंग मिनिस्टर के साथ जो प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब दे देते थे, उनके साथ काम करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन साजिद कियानी साहब ने बहुत ज़बरदस्त वहाँ काम
काम किया। इसी तरह उन्होंने यहाँ SSP, जब चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला पहले उनकी टीम में थे, उनके साथ थे, फिर वो SSP आ गए यहाँ और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अब जब वो पंजाब में गए तो पंजाब में भी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि एक ऐसा वाक़या है जिसमें उनको मतलब हटा दिया, उन पर डाल दिया, ये कर दिया। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो अच्छे अफसरान होते हैं, मैं समझता हूँ पंजाब में साजिद कहनी साहब को हटाने से जो एक पंजाब को अच्छा पुलिस अफसर मिला हुआ था, पंजाब उससे महरूम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी के लिए सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि और फैसले जो हैं वो ठोस बुनियादों पर भी होने चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।